मुजफ्फरनगर। यहाँ पर 10 लोगों ने एक पति के सामने उसके पत्नी का रेप किया और रेप करने के बाद उन्हें मार डालने की धमकी भी दिए अगर इस बात को वो किसी को बताते हैं तो। मगर पति हिम्मत करके लोगों को बता देता है। तो आइए जानते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई क्राइम के वीडियो में। आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के नई मंडी चौकी का ये मामला है। एक पति अपने पत्नी को उसके ससुराल से अपने घर लेके आ रहा था। 22 मार्च 2022 का ये लगभग 7 बजे का समय था। NH 58 पे वो लोग चल रहे थे। भोपा बाईपास के पास वो सब पहुंचे थे। हंसते गुनगुनाते मुस्कुराते वो लोग आराम से 40-50 की स्पीड में वो लोग आ रहे थे। अचानक से 3-4 बाइक वाले आते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। काफी दूर तक इनका पीछा करते हैं, उसके बाद इन्हें धमकाने लगते हैं। और जब बाइक वाले इन्हें धमकाते हैं तो ये भी नहीं समझ पाते कि ये हमें किस लिए रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। और ये सब भी देखते हैं कि वो लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं और 4 गाड़ी पे 10 लोग बैठे हैं। शाम भी हो रहा था, सूरज भी ढल रहा था, अंधेरा होने वाला था। ये साफ दिख रहा था कि 4 बाइकों पे लगभग 10 लोग थे। इसके बाद वो लोग इन पति और पत्नी को रोकते हैं। रोकने के बाद उन्हें धमकाने लगते हैं और उन्हें जंगल लेके जाते हैं। हाईवे के पास में ही वहीं पे जंगल होता है और जंगल में ले जाने के बाद एक पेड़ में उसके पति को बांध देते हैं। शुरुआत में तो वो लोग बस उसे परेशान कर रहे थे, उनका जेब चेक कर रहे थे, उनका बैग चेक कर रहे थे, बस ऐसे जैसे कि दिखा रहे थे कि हम चोरी करने आए हैं। पति और पत्नी को भी लगता है ये लोग हमारा सामान छीन रहे हैं, हमारी चैन जो हम पहने वो छीन रहे हैं, हमारा सोना चांदी, हमारा पैसा वैसा, बस ये सब छीनना चाह रहे हैं। उन लोगों को भी ये नहीं मालूम था ये कुछ समय बाद हमारे साथ दरिंदगी कर देंगे, इतना गलत काम कर देंगे। मगर वो लूटपाट करने नहीं आए थे, उनका मकसद कुछ और था। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था और बाहर से वो लोग बस दिखा रहे थे कि हम बस लूटपाट करने आए हैं। वहां पे 6 कुछ ऐसे होते हैं जो बस खड़े वहां उन्हें देख रहे थे और 4 लोग उस पति पत्नी को छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। खास करके उसके पत्नी को, पति को तो पेड़ में बांध देते हैं। उसके बाद इन लोगों की हैवानियत शुरू होती है। ये 4 लोग जो होते हैं पत्नी के साथ गलत काम करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। मगर उसका पति और वो पत्नी दोनों रो रो कर उनका पैर पकड़ कर माफी मांगते हैं कि छोड़ दो, हमें जाने दो। मगर उन लोगों के कानों तक उनकी आवाज पहुंचती ही नहीं, वो सुनते ही नहीं, वो उनकी बात को मानते ही नहीं। और जब बार बार पति कहता है कि मेरे पत्नी को छोड़ दो, माफ कर दो, हमें जाने दो, तो उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं और उन्हें उसके पति को एकदम टाइट से बांध देते हैं और मुंह में भी कपड़ा डाल देते हैं ताकि वो चिल्ला चिल्ला कर बोल ना पाए। और मुंह में कपड़ा डालने के बाद उसे धमकी देते हैं कि अगर फिर से चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे पत्नी को यहीं पे मार डालेंगे। और उन 10 दरिंदों में से कुछ ऐसे थे जो बस वहां साइड में खड़े थे और इनका मजा ले रहे थे, इन्हें देख रहे थे, इन्हें परेशान कर रहे थे। और बस वो उन्हें देख रहे थे क्योंकि 4 उन्हें परेशान कर रहे थे और 6 वहां पे खड़े हुए थे। शुरू में तो बस 4 ही लड़के उस पत्नी को परेशान कर रहे थे, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके साथ गलत काम कर रहे थे। मगर जैसे ही समय बीतता है, थोड़ा समय बीतने के बाद वहां पे जो 6 लड़के और खड़े होते हैं, वहां से 4 और आ जाते हैं और अब कुल मिलाकर 8 लोग उस पत्नी के साथ गलत काम करने लगते हैं और 8 हैवानियत करते रहते हैं। उसे उसके पति के सामने उसके पत्नी का रेप करते रहते हैं। अब वहां पर सिर्फ 2 लड़के खड़े होते हैं और वो दोनों इधर उधर निगरानी रखते हैं, इन्हें देखते हैं, वो सब कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम सिट्टी पिट्टी से खड़े रहते हैं। और ये 8 जो इस औरत के साथ दरिंदगी कर रहे थे, उनका नाम था आसू, शाहरुख, जावेद, इरशाद, उस्मान, सावेद, साबाद, आबीन। ये कुल मिलाकर 8 लड़के थे जो उसके पत्नी के साथ गलत काम करते रहते हैं। हालांकि कुल मिलाकर वहां पर 10 लड़के खड़े थे, मगर गलत काम सिर्फ 8 ही करते हैं और 2 वहां पर बस खड़े रहते हैं। और ये 8 लड़के जब तक इनका मन कर रहा था तब तक इस औरत के साथ ये गलत काम करते रहते हैं और वहीं बगल में 2 इन्हें देखते रहते हैं। और पत्नी का हालत ऐसा था कि जैसे कि वो जिंदा थी मगर वो देखने में जिंदा नहीं लग रही थी। और पति की हालत अगर बताऊं तो पति की आंखों में आंसू है मगर वो कुछ कर नहीं सकता, जैसे कि एक बेसहारा, क्योंकि उसके हाथों को बांध दिया गया था, उसके पैरों को बांध दिया गया था, उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया गया था। मगर वो इशारा कर रहा था, वो ऐसे छटपटा रहा था, मगर पति पे कोई भी ध्यान नहीं देता और उसे वैसे ही छटपटाने देते हैं और औरत के साथ ऐसे ही गलत काम वो करते रहते हैं। और जब ये सभी इसके साथ रेप कर चुके होते हैं और जाने वाले होते हैं, उनमें से एक कहता है कि अभी जाते नहीं है, एक बार और करते हैं, एक बार और करने का मन कर रहा है। ये बात कोई और नहीं कहता है, उसमें से एक लड़का उस्मान नाम का होता है, उस्मान ही कहता है
क्योंकि वही इन लोगों का, इन 10 लड़कों का एक हेड था और यही एक तरीके से मुखिया था। इसी के कहने पे उन दोनों हस्बैंड और वाइफ को रोका गया था, घेरा गया था और उन्हें लाकर यहाँ पे बांध कर इनके साथ गलत काम किया गया था। बेसिकली यही हेड था, यही लीडर था और यही इन सबको कहता है कि इन्हें लूटेंगे नहीं, इनके साथ गलत काम करेंगे। और फिर ये सब मिलकर एक एक बार और रेप करते हैं। उसके बाद जब ये लोग जाने वाले होते हैं तो ये लोग उसके पति को धमकी देते हैं कि अगर ये बात किसी को बताए तो समझ लेना तुम्हारे जिंदगी का वो दिन आखिरी दिन होगा। खास करके उस्मान और शाहरुख, ये दोनों लड़के कहते हैं। और जब 4 से 5 घंटे हो जाते हैं उसके बाद ये लड़के जो है इस औरत को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। पति बंधा हुआ होता है, वो कहता है कि मुझे खोलो मत, क्योंकि पत्नी खुली हुई होती है, बस पति ही बांधा हुआ होता है। पति बार बार कहता है कि मुझे मत छोड़ो, मुझे मत खोलो, मेरे जीने का इच्छा खत्म हो गया है, मुझे नहीं जीना है, मुझे अब मर जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे होते हुए भी तुम्हें नहीं बचा पाया। ऐसा बार बार पति कहते हुए रोने लगता है। पत्नी धीरे धीरे उसके पास जाती है, बहुत तेज चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके साथ भी 8 लोग, 8 दरिंदे इतना गलत काम कर चुके हैं और उसकी भी हालत, उसकी भी कंडीशन अब वो पहले जैसे नहीं थी जैसे कि पहले थी और उसकी भी कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। उसकी हालत एकदम भी देखने लायक नहीं थी। मगर धीरे धीरे वो अपने पति के पास जाती है और कहती है तुम्हारा तो कोई दोष नहीं था, तुम्हारा तो हाथ पैर बंधा हुआ था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो रोते रोते अपने पति का हाथ खोलती है, मुंह से कपड़ा निकालती है, पैर खोलती है और उसे कहती है कि हिम्मत रखो। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वो अपने पति से कहती है कि ये बात किसी से बताना मत, अगर ये बात किसी से बताओगे तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ इतना गलत काम हो चुका है। पति भी, उसका भी दिमाग नहीं चल रहा था, वो भी कुछ सोच नहीं पाता, वो भी कुछ बोल नहीं पाता। वो सीधे कहता है कि पुलिस स्टेशन नहीं, सीधे पहले हम घर जाते हैं और घर जाकर कुछ सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। रात को सोते वक्त पत्नी के शरीर पे जरा सा भी कोई कपड़ा या उसके पति का हाथ अगर टच हो जाता था, थोड़ा सा लग जाता था, तो पत्नी के अंदर बेचैनी होने लगती थी और वो एकदम कांपने लगती थी और जैसे वो डरी सी, सहमी सी एकदम सिकुड़ जाती थी और रोने लगती थी। न पति पत्नी से कुछ कह पाता है, न पत्नी पति से कुछ कह पाती है। दोनों में ऐसे ही बस लेटे लेटे पूरी रात उनकी ऐसे ही जागते हुए गुजर जाती है। वही लम्हे, वही दृश्य वैसे ही इन लोगों के दिमाग में चलता रहता है और ये लोग डर जाते हैं, एकदम शरीर कांपने लगती है। घर में और लोग भी होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। वो अभी अभी ससुराल से आए हुए थे और ससुराल वाले भी कह रहे थे अभी शाम हो गया है, कुछ समय बाद जाते जाते रात जाएगी तो ससुराल में ही रुक जाओ, आज मत जाओ, कल सुबह चले जाना। बार बार पत्नी भी कहती रहती है कि अगर हम लोग उनकी बात मान लेते, अगर हम लोग सुबह ही आते तो हमारे साथ ये गलत काम नहीं होता, ये रेप नहीं होता, आज हमें ये दिन नहीं देखना होता। पूरी रात ऐसे ही सोचने में, विचार करने में निकल जाती है। अगले दिन पति बहुत ही हिम्मत करके अपने पत्नी की कहानी और अपने साथ जो गुजरा है वो बताने के लिए नई मंडी चौकी पे जाकर वो अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं। जो उनके साथ बीती होती है वो अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस उनकी सुनती ही नहीं। पुलिस को लगता है ये कोई कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, इस कहानी को तैयार किया गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर पुलिस को बताते बताते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगती है, तो धीरे धीरे पुलिस भी यकीन करने लगती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, झूठी कहानी बताने के बाद किसी की आंखों से आंसू गिरने लगा है। तो इंस्पेक्टर को कुछ डाउट जाता है, इंस्पेक्टर को लगता है वाकई कुछ तो गलत हुआ है। उसके बाद वो अपने से उच्च अधिकारी यानी कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव से बातचीत करता है, बताता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है और ऐसे ऐसे ये लोग यहाँ पे आए हैं, हमें बता रहे हैं यहाँ पे इनके साथ गलत हुआ है। तो अभिषेक यादव इस बात को काफ़ी सीरियस लेते हैं और कहते हैं जहाँ पे घटना हुआ है, जहाँ पे क्राइम हुआ है, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या हाल चाल है। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वाकई वहाँ पे क्राइम हुआ था, क्योंकि NH-58 पे वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है कि कैसे पति और पत्नी पहले शांति से रास्ते पे जा रहे थे और पीछे से बाइकर्स आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। घेरने के बाद उन्हें धमकाते हैं और धमकाने के बाद उन्हें रोकते हैं, रोकने के बाद उन्हें जंगल लेके जाते हैं और इस CCTV कैमरे में सब कुछ दिख जाता है। उसके बाद SSP अपना फोन निकालते हैं और उस सब को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने के बाद एक PRO सेल होता है, उसमें सभी को भेज देते हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और सभी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, उसमें वो सभी को भेज देते हैं और सभी के फोन में वो रिकॉर्डिंग चली जाती है। और वो सभी ऑफिसर्स मुजफ्फरनगर के ही होते हैं
और अभिषेक यादव उन सभी ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे ये लोग, ये हर हाल में चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये सभी चाहिए। और सभी पुलिस वाले उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। करीबन 400 से 500 पुलिस वाले इनके पीछे पड़ जाते हैं और इन्हें ढूंढने लगते हैं। रिकॉर्डिंग लेके सबके घर जाते हैं, सबसे पूछते हैं कि ये कौन है, ये कहाँ के रहने वाले हैं। काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस वालों को मालूम चल जाता है कि ये 10 लड़के कहाँ से हैं और अभी कहाँ मिलेंगे। जिनमें मखाली गांव पड़ता है, आंसू, इरशाद, जावेद, ये 3 एक ही गांव के होते हैं। और मदीना कॉलोनी के रहने वाले उस्मान, आदिल, सावेद, इसराद, ये सभी होते हैं। और दोघट एक इलाका है, वहां का रहने वाला है शाहरुख। ये 8 लोगों का नाम इस वजह से सामने आया है क्योंकि ये सभी बालिग थे। और 2 लोगों का नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उनकी एज अभी 18 से कम थी, वो अभी 18 साल के नहीं हुए थे। तो इस वजह से पुलिस इनका नाम नहीं बताती है और इनका नाम सामने नहीं आता है। बाकी 8 लोगों का नाम सबके सामने आ चुका होता है और पुलिस उनके यहाँ जाती है और उन्हें उठा लेती है। खैर, इस केस में सबसे ज्यादा निर्दयी वो लोग हैं जो अपने आंखों के सामने इस तमाशा को देख रहे थे, वहां पे खड़े हुए बस उन्हें देख रहे थे। काश वो अपने साथियों को रोके होते, ये गलत काम करने से रोके होते, क्योंकि वहां पे जो रेप कर रहे थे वो सभी लोग नहीं कर रहे थे, 10 के 10 लड़के नहीं कर रहे थे। वहां पे करीबन रेप बस 4 से 5 लड़के कर रहे थे, 6 से 5 लड़के वहां पे बस खड़े उन्हें देख रहे थे। बस वो सब छेड़छाड़ कर रहे थे, रेप नहीं कर रहे थे। क्योंकि रेप करने वाला उस्मान, शाहरुख, सावेद और आंसू, यही चारों थे। 4 घंटे से ज्यादा उस महिला के साथ, उस औरत के साथ ऐसा ही गंदा काम करते रहे। उसके पति के सामने वो गिड़गिड़ा रहा था, वो रो रहा था, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और बाकी सब उन्हें बस खड़े होके देख रहे थे और उनके मजे ले रहे थे। ये करने के बाद पुलिस को बुला लिए होते या किसी को बुला लिए होते या ये गलत काम में अपना साथ ना दिए होते, वो दोनों पति और पत्नी की आज ये हालत नहीं हुई होती। और पुलिस जब उन्हें ढूंढ लेती है, उन 10 लड़कों को लेके आती है पुलिस स्टेशन और उन्हें वीडियो दिखाती है। पहले तो वो सभी लड़के मना करते हैं, कहते हैं नहीं, मैं ये सब, हम लोग ये सब नहीं किए हैं। मगर जब पुलिस रिकॉर्डिंग उन्हें दिखाती है, वो वीडियो दिखाती है, तब वो सब मान लेते हैं और उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो लोग भी सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, वो लोग खुद ही शून्य थे। हालांकि आखिरी में वो सब माफी मांगते हैं, पति पत्नी का पैर पकड़ के झूलने लगते हैं, रोने लगते हैं, सर पीटने लगते हैं कि माफ कर दो, हमें छोड़ दो। मगर अब उससे क्या फायदा था। एसएसपी अभिषेक यादव इन 10 के ऊपर गंभीर से गंभीर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जेल भेज दिया गया है। और इस औरत का भी मेडिकल करवाया गया, उसके नाखूनों का भी डीएनए सैंपल लिया गया, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों का डीएनए सैंपल लिया गया। जो वो कपड़ा पहनी थी उस पे बहुत सारी ब्लड लगे हुए थे, तो उसका भी डीएनए टेस्ट लिया गया, ताकि पुख्ता से पुख्ता, कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा हो जाए। इनके खिलाफ चार्जशीट लग के कोर्ट पहुंच जाएगी और कम से कम दिनों में, कम से कम समय में इन लोगों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पति और पत्नी की काउंसलिंग कराई जा रही है, उनके अंदर ये जो घटना बैठ गई है उनको मिटाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो लोग बहुत ही डरे और सहमे से हो गए हैं, वो बहुत ही डर रहे हैं उनके साथ ये जो गलत काम हो गया है। और पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश लगा देती है ताकि इन दरिंदों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिल जाए। और इंसानों के बीच में ऐसे जो दरिंदे रहते हैं, इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। कम से कम सरकार को या कोर्ट को ऐसे फैसले लेने चाहिए ताकि समाज को ऐसा एक मैसेज दिया जा सके, वाकई ये सभी गलत काम किए हैं, उन्हें या तो फांसी दे देनी चाहिए या तो बीच रोड पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। उन्हें एक ऐसा सजा देना चाहिए ताकि कोई दूसरा ऐसा कदम ना उठा सके, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो आने वाला फैसला होता है वो बहुत ही लेट लतीफ होता है और उसमें अपराधियों का जो मंसूबा होता है, जुमन होता है, वो ऐसा ही बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपना भी राय दीजिएगा इस केस से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।